अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, बॉयल्स लॉ मुकम्मल हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगाड्रोस लॉ हो गया। एक इनके कज़न्स बाकी थे, तो मैंने सोचा भले बुक के अंदर नहीं है, 2-4 मिनट की बात है या बहुत ज़्यादा वो तो 5 मिनट, इसको भी करते हुए जाया जाए। यहाँ पर क्या है कि हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, उसने कहा कि भाई वॉल्यूम इज इन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। चार्ल्स लॉ बोला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि केल्विन स्केल में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर एन नंबर ऑफ मोल, तीनों हमने पढ़ लिया। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट। ये एक आखिरी यूनिक कजन, अच्छा ये गेल लुसेक्स लॉ उससे नहीं मिलाइएगा, जो चैप्टर नंबर स्टोइचियोमेट्री वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन से किया था। मतलब थोड़ी साइंटिस्ट वही है, लेकिन इसका यहाँ स्टेटमेंट अलग है। ये कहता है कि कोई भी गैस का, अगर किसी सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है और अगर उसके अंदर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रेशर उसके अंदर बढ़ेगा। लेकिन एक चीज यहाँ ख्याल रखना है, इनमें से ना कहीं पर भी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना है। ये रहा, यही है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर नॉर्मल नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इफ द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर अब हम करेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, जो आज अब तक कांस्टेंट नहीं किया तीनों के अंदर, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये रहा, वी को आपने रखना है यहां पर कांस्टेंट। ये दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल अगर मैंने भरे हुए यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा। पहले हमने नोट किया, इसका प्रेशर है 500 टॉर, और इसका जो टेम्परेचर है उस वक्त कुछ भी ले लेते, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसके अंदर हीट देना शुरू किया, जब मैं हीट दूंगा तो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये हीट मैंने इसके अंदर देना स्टार्ट किया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आपने हीट दिया। हीट देते देते इसके अंदर टेम्परेचर पहुंच गया 80 डिग्री तक का यहाँ पर। तो अब जो मैं गैस के मॉलिक्यूल है, एक तो इस पर या तो वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज करके अपने आप को बैलेंस कर लेता, लेकिन वॉल्यूम हमने कर दिया कांस्टेंट। तो अब ये लोग हर तरफ मुक्का, वो उधर मुक्का मार रहा, वो उधर मुक्का मार रहा, वो ऊपर मुक्का मार रहा, हर तरफ मुक्का मारना शुरू होगा। ये रही, ये मॉलिक्यूल ऊपर मार रहा है, ये इधर लात मार रहा है, ये इधर सर मार रहा है, ये इधर पैर मार रहा है, कोई अपना कुछ कर रहा है। यहाँ पे हर मॉलिक्यूल वॉल में टकराना शुरू कर दिए। ज्यादा टकरा रहे तो इधर भी रहते, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टकराव बढ़ गया, अंदर फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा हर वॉल के अंदर। अब फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर का कुछ यूं ही होता है ना, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एरिया तो उतना ही है, लेकिन अंदर फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ गया। अब पहले प्रेशर था 500, अब 500 नहीं होगा, कुछ भी लगा लीजिए यहाँ पे, 900 टॉर लिख दीजिए। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर इसके अंदर बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखना है। इसको समझने के लिए घर का भी एक एग्जांपल ले सकते हो, कुकर प्रेशर। कुकर प्रेशर के अंदर पिस्टन को हम टाइटली लॉक करके वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर देते और हम हीट देना शुरू करते। जब हम हीट देते तो अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए हम उसको कुकर प्रेशर का नाम देते। अगर कुकर प्रेशर के ऊपर आपने पिस्टन को लॉक नहीं किया ना, तो सिर्फ वो कुकर का नाम बोलिए, उसे प्रेशर मत बोलिए। उसे प्रेशर के लिए कुकर का जो ढक्कन होता है, जो पिस्टन होता है, उसको टाइटली तौर पर लॉक करना पड़ता है आपने, वरना नॉर्मल वो बर्तन की तरह काम करेगा, फिर गोश्त भी जल्दी नहीं गलेगा। आपने गोश्त गलाना है तो आपको पिस्टन को लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल हांडी में जितने देर में गोश्त गलेगा उतने ही कुकर में गलेगा। जल्दी गलाना है, कुकर को टाइटली तौर पर लॉक करे, फिर हीट दीजिए, कुकर बन जाएगा कुकर प्रेशर, और फिर गोश्त जल्दी गल जाएगा। तो यही कहानी इसके अंदर ही बताना था, यही साइंटिस्ट ने बताया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर काम करना है। अब अगर मैंने इसके अंदर और अगर इसका भी डेरिवेशन करना चाह, तो ये इनिशियल था, ये P1 ये P2, ये T1 है और ये T2 है। डायरेक्ट रिलेशन ऐसे ही पता चल रहा, 500 है जब ये 900 हुआ, और यहाँ पे 50 से 80 हुआ। अब इसको अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं, इनिशियल और फाइनल, तो INITIL, ये इनिशियल है और ये फाइनल। ये हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ये भी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T।
काम करेंगे तो यहाँ पे P1 होगा, यहाँ पे T1, P2 और T2। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 V2 होने वाला नहीं है। यहाँ पर से जब प्रोपोर्शन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा K T1। यहाँ पे P2 इज इक्वल टू K के साथ T2, K2 और K1 करना नहीं है आपने। ये P1 तो रहेगा P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू K। यहाँ पे P2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू K। इसका नाम हो गया इक्वेशन 1 और इसका नाम हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को आपस में कर लीजिए कंपेयर। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो फाइनली यहाँ, बल्कि नीचे ही लिख देता हूँ, P1 T1 इज इक्वल टू P2 और T2। तो यही हमारा एक और छोटा सा डेरिवेशन का हिस्सा था। अच्छा, ऐसे ही लगे हाथों ग्राफ जब इतना बात किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ डायरेक्ट मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से यूँ चला जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वगैरह तो ये आपका ऊपर की तरफ उठेगा और यकीनन प्रेशर आपका नेगेटिव वगैरह की तरफ जाएगा नहीं, तो बस यही तरफ से उठेगा ये ऊपर। और टेम्परेचर जो रखना है वो आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखना है, यानी कि अगर यहाँ पे रखूंगा तो 0 केल्विन होगा और फिर ये आगे चलता रहेगा वहाँ पर। तो ये आपका मुकम्मल हो गया एक छोटा सा हिस्सा है गेल-लुसाक्स लॉ, ये भी मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, इसका एक और यूँ भी हम प्रूफ देख सकते हैं। ये फॉर्मूला देखा है ना, PV इज इक्वल टू nRT। भले अभी नहीं देखा है, अगर 9th क्लास में मैट्रिक में देखा तो ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन के लिए होता है, क्योंकि अगले न्यूमेरिकल वगैरह करने के बाद मैं आपको इन्हीं तीनों लॉ को मिलाना है। इन तीनों लॉ को मिलाएंगे ना, तो इनको मिलाने के नतीजे में ये वाला निकल कर आ जाता है। तो अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ से कि प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन ही इनवर्स है, तो दोनों नॉमिनेटर में, ये भी नॉमिनेटर में, ये भी नॉमिनेटर में, तो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो डायरेक्टली रख करेगा यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो पहले ही करता है। इन दोनों के दरमियान तो हमें पहले ही पता डायरेक्टली रिलेशन है। वॉल्यूम और एन के दरमियान भी डायरेक्टली रिलेशन है, एवोगाड्रोस लॉ। ये मिलाएंगे तो चार्ल्स लॉ हो गया। प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है। ये किसके मुताबिक है? गेल-लुसाक्स लॉ के मुताबिक, उसने ये चीज़ बताया था। तो ये आपका मुकम्मल हो गया। अब अगली वीडियो में मैं आपको चार्ल्स लॉ का, सॉरी, एवोगाड्रोस लॉ का 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर उसके अगले वाली वीडियो में बॉयस लॉ भी करवा दूंगा और चार्ल्स लॉ, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। भले कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन आपको उसका नो हाउ पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले को P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस्तेमाल कैसे होता है, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। तो इनके यूजेस वगैरह आपको आने चाहिए कि कोई वैल्यू अगर आ जाए तो किस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो न्यूमेरिकल वाले में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।